हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे फर्स्ट जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उससे पहले एक फॉर्मूला हमने देखा था कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला था F = 1/4πε0 Q1 Q2 / r²। क्या था फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 × Q2 / r²। उसके जस्ट बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज। क्या था? फोर्स टू द चार्ज। तो यहाँ पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन करना है तो फोर्स जो है उसमें से एक चार्ज को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो एक टेस्ट चार्ज लिया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q / r²। क्या होगा फॉर्मूला? 1/4πε0 Q / r²। अभी इस फॉर्मूला को ये जो डायग्राम आपको दिया है उसके साथ इक्वेट करते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है वो प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पे E जो है वो r² से प्रोपोर्शनल है, बट कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो कि यहाँ पे मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, ये चार्ज है, और यहाँ पे दूसरा कोई चार्ज। क्लियर? तो ये जो पॉइंट चार्ज है इस चार्ज को मैं ऐसे दूर जब जाने देता हूँ तब क्या होता है? जब नजदीक होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक की जो इंटेंसिटी होती है वो ग्रेटर होती है। जैसे ही मतलब दूर जाओगे तो क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ E क्या है? तो r² से डायरेक्टली नहीं बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जितने भी नजदीक आप उसकी इंटेंसिटी मेजर करोगे तो इंटेंसिटी ये जो एरिया इसमें ग्रेटर होगी, और जैसे मतलब आप स्प्रेड होते जाओगे तब क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है तो ये देखो इसकी लेंथ ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे मतलब आप दूर जाओगे तो उसकी लाइन धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर लाइन है, ठीक है, उसकी बड़ी लाइन है, उसके बाद धीरे धीरे छोटी लाइन होती जाएगी। तो इसका मीनिंग ये होता है कि यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए डायग्राम। तो अल्टीमेटली आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर ये कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज है तो इसके अराउंड अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसके नजदीक जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, और जैसे दूर जाते हो तो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। क्लियर? यही इंप्लीमेंटेशन और एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ओरिजिन पॉइंट पे कौन सा चार्ज दिया है? Q चार्ज दिया है। तो यहाँ पे जो भी मैंने ये येलो रंग की जो भी लाइंस ड्रॉ की है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें देखो मैंने दो रीजन लिए हैं, एक ये P1 पॉइंट पे रीजन कंसीडर किया है, ये रीजन P2 पॉइंट पे रीजन कंसीडर किया है। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे जो रीजन है वो उसका एरिया थोड़ा कम है, ये जो रीजन है यहाँ का एरिया थोड़ा ग्रेटर है, ज्यादा है। ठीक है? दूसरे और दो रीजन मैंने लिए, देखो R रीजन लिया है, यहाँ पे S रीजन लिया है। अभी अज्यूम करो कि R रीजन और S रीजन है उसका एरिया सेम है बट उसका प्लेस डिफरेंट है। तो प्लेस डिफरेंट रखने का फंडा उसके पीछे फंडा क्या है? तो उसके पीछे फंडा ये है कि जैसे मतलब एक पॉइंट चार्ज के नजदीक ये आप फील्ड रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करोगे तो लोअर होगी। क्यों? क्योंकि देखो इस एरिया में दो लाइन कवर हो रही है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जहाँ पे डेंस है, यहाँ पे डेंस है और यहाँ पे लो डेंसिटी है, यहाँ पे हायर डेंसिटी है और यहाँ पे लोअर डेंसिटी है। तो जहाँ पे हायर डेंसिटी होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होता है, और जहाँ पे लोअर डेंसिटी होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्मॉलर होता है। आया समझ में? तो कहाँ पे? तो R पे रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है,
पर यहाँ पे एक ही लाइन कवर हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ओके, चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही डायग्राम को हम 11 साइंस में ले जा रहे हैं। तो 11 साइंस में चैप्टर नंबर 2 में हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े थे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से थे? याद है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई थी, उसके बाद जस्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, 2 यूनिट्स थे। 2 यूनिट्स ऐसे थे, इट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू एसआई यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, तो इट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इट इज हैविंग 2 टाइप्स, one is plane angle and the second one is solid angle. What is plane angle? It is measured in 2 dimensional. What is solid angle? It is measured in 3 dimensional. Clear? तो 2 dimension में हम कैसे लेते हैं? तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो एंगल बनेगा ही। मान लो कि एंगल कोई थीटा फॉर्म हो रहा है, तो थीटा के लिए हम क्या लेते हैं? थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। क्या लेते थे? थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। अभी आर का मतलब एल और रेडियस मतलब क्या हो गया अपना आर हो गया। तो प्लेन एंगल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बना अपने पास? थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। आया समझ में कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला बन गया? मतलब यही कांसेप्ट इसमें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेम कांसेप्ट अगर सॉलिड एंगल के लिए हमें लेना है तो क्या लेंगे? तो सॉलिड एंगल के लिए हम क्या लेते थे? उसका सिंबल ओमेगा था, बट यहाँ पे थोड़ा पार्शियल फॉर्म, थोड़ा ही मतलब कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा लेंगे। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला था डेल्टा एस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या था? डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब एरिया, तो यहाँ पे आर और एस ये दोनों का एरिया है, उसको डेल्टा एस बोल दो। ठीक है, और फर्स्ट के लिए अगर ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ये P1 के लिए अगर आप कंसीडर कर रहे हो, P1 के अकॉर्डिंग जो एक प्लेन है उसके लिए कंसीडर कर रहे हो, तो उसको देते हैं 1 नंबर, और P2 के लिए जो भी एरिया है उसको देते हैं 2 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2 स्क्वायर। चलो ये वाला जो फॉर्मूला उसमें से डेल्टा एस को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा 1 इनटू R1 स्क्वायर डेल्टा एस इज इक्वल टू अगेन क्या बन जाएगा? इसको S1 लेते हैं, इसको S2 नाम लेते हैं, S1 और ये हो गया S2। चलो ये हो गया डेल्टा ओमेगा 2 इनटू क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। आया समझ में? तो देखो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं? यहाँ पे R1 स्क्वायर इनटू डेल्टा ओमेगा, ये हो गया R2 स्क्वायर इनटू डेल्टा ओमेगा, ये 1 नाम दे देते हैं और ओमेगा 2 नाम दे देते हैं। आया समझ में? चलो बट दोनों के लिए सॉलिड एंगल तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बनता है ये 3D के लिए, 2D के लिए है, तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा 1 और डेल्टा ओमेगा 2 की जगह पे आप ओनली डेल्टा ओमेगा लिखो तो भी सेम है। आया समझ में? बस तो इसमें से ये कांसेप्ट समझना है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, वहां से आपने स्टार्ट किया और एंड कहां पे गए? नेगेटिव चार्ज में एंड हो गया। तो फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड्स विद द नेगेटिव चार्जेस। क्लियर? और क्या लिखा है? If there is a single charge, मान लो कोई सिंगल चार्ज, पॉजिटिव सिंगल चार्ज लेते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव सिंगल चार्ज लेते हैं, तो क्या होगा? If there is a single charge, there may be start और end at the infinity. स्टार्ट और एंड का मीनिंग हुआ, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में से ऑलवेज क्या करता है? आउटसाइड जाता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आउटसाइड जाती है, तो ये आउटसाइड गई, पर ये एंड कहाँ पे होगी? ये तो हमें नहीं पता है कहाँ पे एंड होगी। दैट मींस क्या बोलेंगे उसको? इंफिनिटी। अगर वैसे ही सेम नेगेटिव में, तो नेगेटिव में अंदर की साइड आती है लाइंस, तो अंदर की साइड आई तो सही, बट कौन से डिस्टेंस है वो भी नहीं पता। दैट मींस वो कहाँ से? इंफिनिटी पे। तो दैट मींस इफ यू हैव अ सिंगल या तो यूनिक पॉजिटिव चार्ज, then the lines will extend to the infinite distance. We doesn't know where it spread from.
ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगी ये हम नहीं जानते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉजिटिव है तो आउटसाइड और नेगेटिव है तो इनसाइड। बट इनफाइनाइट तब स्प्रेड हो सकती है या तो इनफाइनाइट से आ सकती है। बट दो चार्ज है तो कोई मतलब बहुत सिंपल है, दो है तो क्या होगा प्लस में से निकलेगी और माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे वही दिखाया है q ग्रेटर देन 0 है तो क्या है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गई। q लेस देन 0 है तो सॉरी q लेस देन अगर 0 है तो एरोस सारे यहाँ पे कहाँ करने पड़ेंगे इनसाइड करने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये इनफाइनाइट लाइन से आएगी और यहाँ पे मतलब जो भी पॉइंट जो भी चार्ज होगा वहाँ पे एंड हो जाएगी। चलो सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटीन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब अगर चार्ज फ्री कोई आप रीजन ले रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऑलवेज कंटीन्यूअस होगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया तो अगर ये बीच में कोई चार्ज फ्री रीजन आ रहा है तो ये पूरी लाइन यहाँ पे कंटीन्यूअस होगी, वो नॉन कंटीन्यूअस नहीं होगी, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन है कभी क्रॉस नहीं कर सकती है। तो उससे थोड़ा अलग लेते हैं कि अगर क्रॉस करती है तो क्या होता है। मान लो कि दो फील्ड लाइंस है, मैंने यहाँ पे क्रॉस करवाया, कौन से पॉइंट पे क्रॉस करवाई P पॉइंट पे। चलो P पॉइंट पे क्रॉस करवाई तो क्या होगा कि ये जो कर्व है ये कर्व है यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये कर्व है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका टेंजेंट क्या है। तो एक पॉइंट पे मेरे को कर्व कितने मिले दो। और आप जानते हो मैथमेटिक्स का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि एक कर्व पे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे टेंजेंट कितने पॉसिबल है ओनली वन। तो एक और रूल हो गया तो इसलिए लिखा इफ देयर डीड अगर वो क्रॉस करती है तो क्या होगा देयर मे नॉट बी यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं रहता है। यहाँ पे कितने टेंजेंट बन गए दो बन गए, इसलिए और रूल हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। फोर्थ वन एंड लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। कभी वो क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती है। ठीक है। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज्ड लूप का मीनिंग क्या है मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव में से लाइंस निकली और नेगेटिव में एंड हो गई। अभी नेगेटिव में से फिर से नहीं निकलेगी। ठीक है। यहाँ पे तो एंड हो गई, इसका मतलब क्लोज लूप तो कहाँ होगी क्लोज लूप तो किसको बोलते हैं यहाँ से जैसे स्टार्ट किया फिर आए फिर से वापस वहां पे चले गए तो क्लोज लूप बनता है। तो उसमें कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि क्लोज लूप फॉर्म हो सकता है। दूसरा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव जो उसका नेचर है उसको फॉलो करता है। मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। आया समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है आपको। और दूसरा और आपको डायग्राम बताता हूँ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। याद रखो मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव। तो हमें समझ में आता है कि फील्ड लाइंस ऑलवेज कहां से कहां तक जाएगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव में। चलो कहां से कहां जाएगी तो फिर से एक बार पॉजिटिव में से नेगेटिव में, पॉजिटिव में से ऐसे नेगेटिव में जाएगी। क्लियर। और दूसरा आपको याद रखना है सेम कि ऐसी लाइंस अगर आप ड्रॉ करें, इस तरह की भी लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी सेम क्या रहेगा सेम नेचर जैसा। क्लियर। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऑलवेज इनसाइड, ठीक है, और पॉजिटिव में ऑलवेज आउटसाइड, जैसे वहां पे मैंने बताया था। क्लियर। तो याद रखो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो के कॉम्बिनेशन जब होते हैं तो पॉजिटिव में से लाइंस निकलती है और नेगेटिव में क्या हो जाएगी एंड। आया समझ में पूरा टॉपिक। तो 2-3 बार इस लेक्चर को आप रिवाइज करना अच्छे से, तब जाके समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। और उसकी प्रॉपर्टी भी अच्छे से लर्न करना। मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक में से आपको कितनी
थ्योरी लिखनी है और किस तरह से पूरा क्वेश्चन लिखना है, आया समझ में? उसके पिक्स में आपको भेजूंगा। सही, ओके, थैंक यू वेरी मच।